हेलो। ओके। ओके। यस। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज के आज के इस कार्यक्रम मुलाकात एवं संवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानती ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम प्रति रविवार समाज के एक विशिष्ट व्यक्ति को, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में खास कुछ काम किया हो, ऐसे सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में है मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती सपना लवंशी जी, जो फिलहाल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त संचालक एडिशनल डायरेक्टर के बतौर सेवारत हैं। और उन्होंने कोरोना काल के बीच में बहुत बड़ी चुनौती को बड़े अच्छे से निभाया है। तो मैं सपना लवंशी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है सपना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार मेरा सभी को। जी, ये मेरा ख्याल है आमतौर पे आप कार्यक्रमों में तो समाज के शामिल होते रहते हैं, मगर जी एक ऑफिशियल पटेल है जिसपे लगभग 1.5 लाख लोग जागो लोधी समाज पे जुड़े हैं और जी अन्य फेसबुक और प्लेटफॉर्म और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये जाने वाला है। तो 5-6 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। तो एक जी मौका होगा, आप अपने बारे में भी कुछ बता पाएंगे और अपने कामों के बारे में बता पाएंगे, एक अवसर है। और जी जिस तरह से बहुत कोरोना महामारी का भी जिस तरह से आपने बखूबी सामना किया, उसके बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। जी तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे बिल्कुल। पहले तो आप यही बताएं कि 2007 बैच से आप आते हैं, जो राज्य प्रशासनिक सेवा है मध्य प्रदेश की, और उसमें किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से उस सेवा में आए, प्रशासनिक सेवा में, और जी क्या यही ध्येय था या कुछ और भी ध्येय था, कुछ अलग टारगेट था? मैं सभी यहाँ पर उपस्थित इस मंच से जुड़े हुए लोगों को भी बताना चाहूंगी कि इस सेवा में आने का मुख्य जो कारण रहा है वो मेरे पिताजी रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे इस चीज के लिए इंस्पायर किया कि मुझे आइदर राज्य प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। और जब मैं बहुत छोटी थी, शायद इसका मतलब भी नहीं जानती थी, तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे यही करना है। और क्लास 9th या 10th से मेरा टारगेट फिक्स था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है या उनका इंस्पिरेशन रहा है। और उसके साथ ही क्योंकि मेरी इसमें चयन होने से पहले मेरी बड़ी जो बहन है, हम लोग 4 सिस्टर हैं, उसमें से जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनका नायब तहसीलदार में चयन हुआ था। तो वो भी एक मेरा इंस्पिरेशन आगे जाकर बनी, क्योंकि एक पॉजिटिव रिजल्ट घर में देखा गया। तो उसके बाद और भी हम लोग मैं प्रोत्साहित हुई कि मैं इस सेवा में आऊँ और कुछ करूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यूपीएससी का भी आपने प्रयास किया था और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली थी, जी। और मुझे मालूम है शायद वहाँ भी इंटरव्यू लेवल तक आप गए भी थे। जी, जी, मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का। पर साथ ही साथ मेरा, क्योंकि 2007 में यहाँ पर भी चयन हो गया था और मैं ऑलरेडी जॉइन कर चुकी थी और 2008 में इलेक्शन था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ करूँगी तो शायद मैं ना राज्य प्रशासनिक जस्टिफाई कर पाऊँगी और ना ही मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे पाऊँगी। तो एक फिर मैंने ही ये डिसीजन लिया कि मैं राज्य प्रशासनिक सेवा में ही अपना 100% योगदान दूँ और आगे बढ़ूँ। इसलिए फिर मैंने इंटरव्यू तक तो दिया था, उसके बाद नेक्स्ट मैंने प्रयास नहीं किया यूपीएससी के लिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। 2007 से इस सर्विस में जॉब में आने के बाद जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहे आपके इस करियर में,
उनके जी। बारे में थोड़ा बताएं, जो अच्छी इस तरह की थी कि जिससे संतोष हुआ इस जगह काम करके। इस तरह की जो पोस्टिंग आपकी रही है उनके बारे में थोड़ा बताएं, ये 13-14 सालों में। जी। यही यहाँ पर बताना चाहूंगी कि क्यों जो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे आईएएस बनना है, और उसके बाद सडनली मैंने, जबकि मैं सही दिशा में जा रही थी, इंटरव्यू भी मैंने दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता था कि मैं और प्रयास करती और आगे बढ़ सकती थी। बट जब मैं राज्य प्रशासनिक सेवा में आई, यहाँ पर मेरी प्रथम जो पदस्थापना थी वो रायसेन जिले में थी। और रायसेन जिले में जब मैंने काम किया एज अ प्रोबेशनर, तो मुझे लगा कि मैं जनता के लिए यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती हूँ। और फिर ये भी मेरे दिमाग में था कि मुझे यहाँ से एसडीएम शिफ्ट करके फिर भविष्य में मुझे आईएएस के पद पर जाना ही है। तो मैं एक सही ट्रैक ऑलरेडी पकड़ चुकी हूँ, जहाँ जो मुझे करना था शुरू से। तो इसलिए भी मैंने अपना यूपीएससी एग्जाम का जो था ड्रॉप किया। जैसा आपने पूछा है, मेरी प्रथम पदस्थापना रायसेन में थी। वहां मैंने 2008 के जो विधानसभा इलेक्शंस थे वो वहां पर करवाए, और उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हुआ। शहरी क्षेत्र से, मतलब जबलपुर में रहकर, और उसके बाद में जेएनयू से एमए करने के बाद जब मैं ग्रामीण जनता से दोबारा एक बार जुड़ी, एक नए नजरिए से मैंने लोगों को देखा, लोगों की समस्याओं को सुना, और जिस पद पर मैं थी वहां मेरे लिए बड़ा आसान था लोगों की समस्याओं का निराकरण। तो एक जो सेटिस्फेक्शन का लेवल आया कि मैं जनता के साथ जुड़कर उनकी छोटी-छोटी जो उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं, तो इस पद पर रहकर छोटा सा काम है उनकी उन समस्याओं को दूर करना, तो वो मुझे एक बड़ा अच्छा अनुभव लगा, और मैं उसमें आगे बढ़ती चली गई। उसी दौरान मेरी शादी हुई, मेरी फैमिली लाइफ भी पैरेलली मूव करी मेरे साथ में। सेकंड पोस्टिंग मेरी सागर रही। सागर में एज अ सिटी मजिस्ट्रेट मैं वहां पर लगभग 2 साल रही, और एज अ एसडीएम सागर मैंने वहां पर पूरा 1 साल अपना दिया है। एज अ सिटी मजिस्ट्रेट काम करने के लिए मेरे पास मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। बुंदेलखंड क्षेत्र में काम करना, फिर बीइंग अ लेडी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट, लॉ एंड ऑर्डर और हर तरह की चीजें फेस करना। तो हर पड़ाव पर मुझे प्रूव करना पड़ता था कि मैं भले ही एक महिला अधिकारी हूँ, बट मैं सक्षम हूँ कि मैं जिस पोस्ट को होल्ड कर रही हूँ, उस पोस्ट को मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ। और मुझे वहां से काफी अप्रिसिएशन मिला उस पद पर रहते हुए। वहां मैंने बेसिकली जो एक मुहिम चलाई वो थी हमारे जो फूड है, फूड में जो मिलावट और सब चीजें चल रही है, उसके खिलाफ मैंने एक मुहिम छेड़ी वहां पर। और लगभग 100-150 सैंपल्स लिए, बहुत सी एफआईआर भी करवाई जो मिलावट और उसका कार्य चल रहा था उस पे, और जिसे वहां की जनता ने बहुत सराहा। और इस कार्य ने भी मुझे सेटिस्फेक्शन दिया, और इससे एक अवेयरनेस वहां के लोगों में आई कि हमें किस तरह की क्वालिटी का जो सामान है, खाने की चीजें हैं, वस्तुएं वहां से लेनी चाहिए मार्ग से। और सागर के बाद मेरी लगभग 3 साल पोस्टिंग हरदा रही। हरदा के बाद, हरदा में एक जो मेरा अचीवमेंट था वो ये था कि मैंने, मेरा जो सब डिवीजन था टिमरनी सब डिवीजन जहां मैं एसडीएम थी, उस सब डिवीजन को मैंने ओडीएफ डिक्लेयर करवाया। शायद वो मध्य प्रदेश राज्य का सेकंड या थर्ड था जो उस दौरान ओडीएफ हुआ था, जिससे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और इसके बाद मैं 2014 के इलेक्शन टीकमगढ़ में किए करवाए। मैं एसडीएम टीकमगढ़ रहकर एज अ रिटर्निंग ऑफिसर मैंने लोकसभा इलेक्शंस वहां किए। और उसके बाद फिर मेरी पदस्थापना भोपाल में विभिन्न पदों पर रही है। जैसे मैं यहाँ पे प्रशासन एकेडमी में रही, उसके बाद मैं सामान्य प्रशासन विभाग में रही, और अभी वर्तमान में मैं अपर संचालक, अतिरिक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के पद पर कार्यरत हूँ। आपने मोटा मोटी बताया कि प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासन भी देखना है, लैंड ऑर्डर भी देखना है, निर्वाचन भी देखना है, ट्रेनिंग भी देखना है, और जो स्पेशल इस तरह की योजनाएं आती है, जो ओडीएफ का आपने जिक्र किया, उसकी आपको एक टारगेट को अचीव करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो बड़ी चुनौती भरा एक काम होता है, जैसा आपने रायसेन का भी जिक्र किया।
रायसेन में भी उमा शंकर जी भदगांव हैं, उनको भी हमने कलेक्टर हैं और उनको भी हमने शुरुआत की नौकरी में कलेक्टर और उस रूप में काम करते देखा है। तो निश्चित रूप से आपका ये मिड लेवल पे अभी आपका प्रशासनिक करियर है और निश्चित रूप से बहुत आगे जाने वाला है। तो इसमें हमें लगता है और चुनौती आएगी और उसका आप इससे भी बेहतर ढंग से सामना करेंगे। जी। अब अपन बात करें थोड़ा कोरोना काल की कि ये कोरोना काल में किस तरह की जॉब दी रही और उसको कैसे फेस किया आपने? कोरोना काल जैसा सभी जानते हैं कि बहुत ही चेतावनी भरा वो समय था और स्वास्थ्य विभाग में जब मैं रही उस समय इन चुनौतियों को मुझे फेस करना पड़ा और सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जब कोविड के पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुए उसमें सर्वाधिक जो प्रारंभिक आंकड़े थे वो स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारियों अधिकारियों के पॉजिटिव होने के आंकड़े सामने आए और लकीली उस दौरान शायद मेरे आसपास के सभी लोग पॉजिटिव हुए और मैं बची रही इन चीजों से लगातार टेस्ट भी हमने कराए प्रिकॉशंस भी पूरे लिए बट शायद मैं उस संक्रमण से संक्रमित नहीं हो पाई और वो मुझे उस समय उस दौरान ऐसा महसूस हुआ कि शायद भगवान भी यही चाहता है या सृष्टि ये चाहती है कि मैं इस चुनौती भरे टाइम पर जब कहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि कैसे करना है क्या करना है उस टाइम पर मैंने स्वास्थ्य विभाग में रहकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती को हैंडल किया। यहाँ से 52 जिलों को गवर्न करना, वहां के स्वास्थ्य के अमले को निर्देशित करना, बताना कि आपके लिए नेक्स्ट क्या स्टेप है, जहां सभी ब्लैंक हैं, सभी किसी को कुछ नहीं पता है कि हमें करना क्या है। लगातार आईसीएमआर की गाइडलाइंस चेंज हो रही थी, नए नए एक्सपीरियंस से नई नई चीजें आ रही थी और मुझे याद है कि उस टाइम पर जब टोटल लॉकडाउन था जहां सड़कों पर लोग नहीं नजर आते थे वहां मुश्किल से 3 या 4 गाड़ियां निकलती थी भोपाल शहर की अगर मैं बात करूं जिसमें मैं हमारे प्रमुख सचिव हम लोग खुद ही गाड़ियों को अमूमन ड्राइव कर कर ऑफिस पहुंचते थे। जहां 100-200 लोगों की टीम एक साथ काम करती थी वहां सिर्फ 4 या 5 अधिकारी कर्मचारी हम लोग चीजों को हैंडल करते थे और कोशिश हमारी ये रहती थी कि 52 जिलों तक ये मैसेज ना जा पाए हमारा स्वास्थ्य का मामला पॉजिटिव हो जाने से कहीं स्वास्थ्य की संबंधित जो ये चुनौती है उसको हैंडल करने में हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। तो इट वाज रियली अ चैलेंज जो और उस समय अपने आप में महसूस होती थी। मुझे याद है मैं एक भी दिन शायद क्वारंटीन नहीं रही हूँ। मैं जबकि उस टाइम गाइडलाइंस थी कि अगर आपके साथ वाले कोई भी पॉजिटिव है तो आपको क्वारंटीन रहना है पर क्वारंटीन ना करते हुए 15-20 दिन 1 महीने लगभग बच्चों से परिवार से दूर रहकर और ऑफिस का काम किया है जिसमें गाइडलाइंस बनाना उनको ड्राफ्ट करना टाइप करना स्कैन करना प्रिंट आउट निकालना मेल करना जो मतलब क्लरिकल स्टाफ का काम होता है वो तक हम लोगों ने उस दौरान किया है और लगभग 20-20 घंटे काम कर कोशिश ये की है कि हम सही मैसेज सही चीजें 52 जिलों तक और नीचे के अमले तक पहुंचा सकें। तो क्योंकि एक मुझे बिल्कुल ये आपने सही कहा क्योंकि आपसे जितने सीनियर लोग थे और आपके समकक्ष थे लगभग सभी लोग संक्रमित हो चुके थे और जिस तरह की जिम्मेदारी इससे पहले कभी नहीं आई थी उस तरह की जिम्मेदारी आ गई। स्टाफ का भी अभाव था और काम बहुत बड़ा था, प्लानिंग बहुत बड़ी थी, उसका एग्जीक्यूशन भी था और फिर मॉनिटरिंग भी थी। तो उसके लिए कोई खास स्ट्रेटेजी बनाई, कोई खास एक्शन प्लान बनाया, कैसे काम किया और कैसे लोगों से काम लिया? क्योंकि नीचे लोगों को तो नहीं मालूम था कि आप टॉप लेवल पे सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो इसको व्यवस्था को देख रहे हैं। उस टाइम स्ट्रैटेजी हम लोगों ने क्योंकि हमसे पहले जो इस चीज को देख रहा था पुराने लोग वो सब पॉजिटिव हो चुके थे, उनसे कम्युनिकेशन भी बहुत कम हो पा रहा था क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज थे, आइसोलेटेड थे वो लोग। तो इसकी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने इस तरह से कि जहां हमें जिस
व्यक्ति को हेल्प मिल सकती थी, हमने उससे काम में लिया। फॉर एग्जाम्पल हम मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन, हम 4 या 5 लोग ही एक बड़े हॉल में बैठते थे बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। अदरवाइज जो जिसे हमें जानकारी थी कि ड्राफ्टिंग में ये व्यक्ति अच्छा है या हमें इधर से मॉनिटरिंग करनी, तो हमने मैक्सिमम काम ऑनलाइन किया उस टाइम पर। और लोगों को उनके ही घर पर रहते हुए उनसे उनकी सर्विसेज ली और फिर कंपाइल किया चीजों को और उसको फिर हमने नीचे तक पब्लिक तक पहुंचाया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बट टेक्नोलॉजी का उसमें हमें काफी सहयोग मिला और हम लोग मीट आउट कर पाए चीजों को। हमने पूरी नई टीम बनाई, हमारी एक टीम थी क्योंकि अफेक्टेड हो चुकी थी, तो हमें नई टीम पूरी बनानी पड़ी, नई टीम को पूरी चीजें समझानी पड़ी, बतानी पड़ी और उनसे फिर हमने इसमें काम लिया। बट लीडरशिप अच्छी थी हमारे साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी काफी उसमें अटेंशन था और सभी का सहयोग मिला तो हम लोग कर पाए उसको। बहुत ग्रेट, बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था ये, हमने जाना भी और समझा भी है और सभी को इस बात को फील भी है, एक अनुभव भी है। तो उस दौरान घर का फ्रंट कैसा रहा, क्योंकि आप घर में एक ममतामयी माँ और जॉब में एक प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी भूमिकाओं में आपने कैसे सामंजस्य बिठाया आप? बट ऑब्वियस, जब कहते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह से मैं कहूंगी कि अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ आज की डेट में फील्ड में, तो उसमें मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है और मुझे हर स्टेप पर सपोर्ट मिलता है अपने घर से, अपने परिवार से और मेरे हस्बैंड से बहुत सपोर्ट मुझे मिलता है। इस दौरान भी मैं एक सेपरेट रूम में घर पर रहती थी, जहाँ जबकि सर्वेंट्स भी नहीं थे, मेड भी नहीं आ रही थी, तो और ना मेरे हस्बैंड ने कभी पहले खाना बनाया, बट वो खाना बनाया उन्होंने 7-8 दिन खुद से और मुझे भी सर्व किया, बच्चों को भी उन्होंने हैंडल किया, बच्चों की काउंसलिंग करना, उन्हें बताना कि आपको माँ से किस तरह से दूर रहना है और क्यों रहना है। और बच्चों के कई तरह के सवाल होते थे कि अगर मम्मा क्वारंटीन है तो वो ऑफिस क्यों जा रही हैं और हमसे क्यों नहीं मिल रही हैं। तो उन चीजों को समझाना और फिर उसको मैनेज करना, वो बहुत बड़ा उस टाइम पर चैलेंज था। और बट ऑब्वियस मेरे हस्बैंड मनीष का बहुत बड़ा सहयोग रहा, तभी मैं इन चीजों को कर पाई। नहीं, बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत साधुवाद, क्योंकि हमारे भी एक मित्र एडीजे रहे बेगमगंज रायसेन जिले में, और उन्होंने तो अविवाहित ही थे, तब भी उन्होंने वीआरएस ले लिया। इतना काम का लोड होता है, तो उसके बाद आपको भी हेल्प करना, घर में परिवार को संभालना बहुत बड़ा काम है, वास्तव में बहुत बड़ा काम है। अब थोड़ा हम सोशल, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि और बाकी की थोड़ा बात करें। वर्तमान में चूंकि आप सारे कार्यक्रमों में समाज के आते रहते भी हैं, तो लोधी समाज में अपने महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है, कैसी है और उसके क्या कारण है, इस पे थोड़ा आपका जो भी ऑब्जर्वेशन हो उस पे बताएं। अगर मैं ये 2007 से पहले और ग्रेजुअली अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर उनको हम कंपेयर करें, तो जब मैंने ये ज्वाइन किया था 2007 में, उस समय तक महिलाओं के जो स्थिति थी वो वाकई में बहुत दयनीय कह सकते हैं या बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। जैसे हमें भी, हमारे परिवार में हम लोग 4 सिस्टर्स हैं, तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हायर स्टडीज करते थे, तो मेरे पिताजी को भी कई बार ये चीजें सुनने मिलती थी कि तुम लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो और क्या फायदा मिलेगा, इनको तो जाना है शादी करके। बट उसके बाद भी मेरे पापा का बहुत सपोर्ट था और शायद उस टाइम पर जब मैं 2001 से 2003 में मैंने जेएनयू ज्वाइन किया था, शायद तब मध्य प्रदेश से जेएनयू में मुश्किल से 2 या 3 लोग ही थे जो मध्य प्रदेश के थे वहां पर। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है और मध्य प्रदेश में हम देखें, जब ओवरऑल एजुकेशन और इसको लेकर कमी है, वही अगर हम लोधी समाज को देखें तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर जागरूकता में
बहुत बहुत ज़्यादा कमी है और महिलाओं का स्टेटस तो बहुत ही इसमें खराब है। बट ग्रेजुअली ड्यूरिंग द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग अब हमारे समाज के लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और एजुकेशन को मिल रहे हैं महिलाओं की, और बहुत सी महिलाएँ हैं जो जॉब में भी अब आगे आ रही है। बट स्टिल हमें अभी बहुत बहुत आगे का बहुत ज़्यादा काम इस पर करने की ज़रूरत है। हुँ। सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमारे यहाँ जो महिलाओं की है, उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है? अम, हमको सबसे पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के पर जोर देना पड़ेगा, और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी जो मेंटल स्टेटस है या हमारी सोच है, उसको हमें बदलना होगा। और अभी भी देखती हूँ ग्रामीण परिवेश में कि लड़कों को तो पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, बट लड़कियों को वहीं के किसी भी स्कूल से मिनिमम क्वालिफिकेशन उनका हो जाए, और वो भी कि इसलिए कि हाँ, बस थोड़ा बहुत वो पढ़ लिख लें, उसके लिए उन्हें स्कूल भेजा जाता है, अदरवाइज़ नाम मात्र के लिए स्कूलिंग कराई जाती है। तो ये जो इस मानसिकता से ही हमें लड़ना है। और जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, वैसे बहुत सी और हमारे समाज की महिलाएँ हैं जो आगे बढ़ी हैं, जो एग्ज़ाम्पल हैं। अगर मैं अपने आस-पास के लोगों को देखूँ तो मुझसे प्रभावित होकर बहुत से बच्चे हैं जो आगे आए हैं, बहुत सी बच्चियाँ हैं जो आगे आई हैं और जो कर रही हैं। और सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हम किसी के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि उन बच्चों की माताएँ भी जागरूक हुई हैं और उनका भी कहना है कि मेरी बच्चियाँ भी आगे बढ़नी चाहिए। तो एक ये चैलेंज, और बट उन उस चीज़ के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हुँ, उनको हुँ, अपने ही परिवार में लड़ना पड़ता है कि नहीं, बच्चा बेटा ही क्यों जाए बाहर पढ़ने के लिए, हुँ, बेटियों हुँ, को भी हमें देखना है। हुँ, और ये हुँ, मैंने अपने बहुत क्लोज़ रिलेशंस में भी देखा है इस चीज़ को। बट मुझे इस हुँ, चीज़ का सैटिस्फैक्शन है कि हम एक एग्ज़ाम्पल सेट कर पाए और लड़कियों हुँ, को हम हुँ, आगे बढ़ा रहे हैं। हुँ, इट विल टेक टाइम, बट हुँ, चेंज आएँगे। और मेरा इस बिल्कुल। मंच के माध्यम से अनुरोध है जितने भी हमारे यहाँ पर पुरुष वर्ग जुड़े हुए हैं कि हम अपनी मानसिकता में बदलाव लाएँ और बेटियों को भी हम उतना ही पढ़ाएँ, उनको आगे बढ़ने के लिए एक मौका दें। हुँ। जी। इसी से जुड़ा हुआ आगे सवाल है, जिस तरह से आप इस क्षेत्र में यहाँ पे इस मकाम तक आए हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में किस तरह के अवसर देखते हैं? हमारे यहाँ की आज की जो बालिकाएँ हैं, उनके लिए किस तरह के अवसर देखती हैं और उनको किस तरह का मार्गदर्शन देना चाहेंगी? क्या उनको सलाह देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मेरा एक टारगेट फिक्स था, वो टारगेट मुझे मेरे पिताजी ने दिया, बट उसको मैंने बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद उससे बेस्ट मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। तो मेरा यहाँ इस मंच से जुड़े जितने भी युवा वर्ग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हम एक टारगेट अपना रखें और उसको अचीव करने के लिए कितनी भी समस्याएँ आएँ, पर हम उसको छोड़े नहीं। उसको लगे हुँ, रहें, उसको हम प्रयास करते रहें। हुँ, सफलता अवश्य मिलेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता हुँ, का कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम 5 महीने, 6 महीने, 1 साल काम करके या मेहनत करके हम सफल हो जाएँ। अगर हम एक पहली बार में सफल नहीं हुए हैं, तो अवश्य ही हम और दूसरी बार भी प्रयास करें और आगे बढ़ें। प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है। अगर आवश्यकता है तो पेशेंस की एक अ, एक पेस होना चाहिए, एक थोड़ा-सा धैर्य रखकर अगर हम प्रयासरत रहें, तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ये बहुत बड़ा वो नहीं है कि प्रशासनिक सेवा में कोई नहीं आ सकता है। अगर हम, और दूसरी एक मानसिकता जो मुझे लगती है कि हमें कोचिंग मिलेगी तो ही हम इसके लिए पढ़ पाएँगे, और या हम बाहर जाकर ही पढ़ पाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि मुझे कभी इसमें कोचिंग करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैंने किसी पीएचडी के लिए कोचिंग नहीं की, मुझे जहाँ से गाइडेंस मिला मैं वहाँ से गाइडेंस मैंने लिया और आगे बढ़ती गई, चाहे मेरी
बड़ी सिस्टर हो उनसे मिला हो, या कलीग हो, या मेरे सीनियर्स कॉलेज में हो, तो जहां से मुझे गाइडेंस मिला, जहां से मुझे मटेरियल मिला, मैंने सेल्फ स्टडीज पर ही ज्यादा जोर दिया और अ, आगे बढ़ी मैं। तो मेरा यहाँ से, इस मंच से निवेदन है कि प्रयास ही सबसे अधिक आवश्यक है। बकायदा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कई तरह के इश्यूज आएंगे, कई बार आपकी फैमिली का पेशेंस टूटेगा, कभी आपका पेशेंस टूटेगा, कभी बहुत निगेटिव ख्याल मन में आएंगे कि नहीं, इससे अच्छा तो हम ऐसा कर लेते। आपके साथ वाले, कुछ आपको लगेगा कि वो आपसे आगे बढ़ गए, आप गए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आगे पीछे। अगर आप सतत प्रयास करेंगे तो निश्चित ही अधिकतम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और प्रशासनिक सेवा में आना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर ठान लिया है तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए प्रयास करके इसको हासिल कर सकता है। हम्म। आपको क्या लगता है पर्सनली कि सामाजिक स्तर पर भी कोई संगठन या जो भी एक्टिव लोग हैं उनको भी इस दिशा में कुछ प्रयास करना चाहिए? किस तरह के प्रयास करने चाहिए? कुछ इस जी। पे आपका विचार हो तो थोड़ा बताएं। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर इसके लिए प्रयास होना भी चाहिए। और कुछ अभी प्रयास हो भी रहे हैं कि हमारे 10th 12th में जो बच्चे मेरिट में आते हैं, टॉप करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं, जिससे उनको सम्मान, प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का, काम करने का। ये चीजें एड ऑन करती हैं हमारे प्रयासों को, बच्चों को और अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जो नो डाउट जो मैंने चीजें महसूस करी कि हमें गाइडेंस बहुत मुश्किल से मिल पाता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, और हमने अपनी गलतियों से चीजों को सीखा। हालांकि मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मेरे पिताजी, मेरी सिस्टर और मेरे बड़े भैया थे, वो भी थे इसमें, तो उनसे भी हमको काफी चीजें गाइडलाइंस मिल पाती थी। पर ये फिर भी मैंने महसूस किया कि अगर इस तरह के सामाजिक संगठन जो ओरिएंटेशन लोगों को, अब हमारे बच्चों को बताना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काउंसलिंग करना, इस तरह की चीजें अगर होंगी तो नो डाउट आज जो फिगर हम 10 या 20 उंगलियों पर गिनते हैं राष्ट्रीय सेवा में को, वो बढ़ के 100, 200, 500 हो जाएगा। और अगर परिवार से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उस परिवार, उसका कुटुंब ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से मेरा इस मंच के माध्यम से ये निवेदन भी है लोगों से कि हम लोग, जितने भी सक्षम लोग हैं, वो आगे आए और बच्चों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। हमें एक या दो जनरेशन में ही एक अंतर देखने को मिलेगा हमारे सामाजिक स्वरूप। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारा जो समाज है या हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि पे आधारित कार्य करते हैं जी, और अर्थोपार्जन का तो वही तरीका है, या तो खेती या जॉब या कुछ बिज़नेस। इसमें से भी एज ऑन डेट जिस तरह की आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जी, कौन-सी चीज़ बेहतर है? हमारे लोगों को साथ-साथ क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? कैसे काम करना चाहिए? क्योंकि आपने बड़ा करीब से हमारे समाज को काम करते हुए देखा भी है कि जी, बहुत सारे लोग जॉब में हैं या कुछ लोग छोटी-मोटी जॉब करते हैं या खेती-बाड़ी करते हैं। जी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या चीज़ें की जा सकती हैं और कैसे? ये बात सही है कि हमारे समाज में मैक्सिमम एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं, और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम आधा आगे बढ़कर बाकी पीछे आ रहे हैं। जो मैंने रियलाइज किया है कि समाज में हमारे यहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर तो भेज रहे हैं, हुँ, हुँ। पर बच्चे पढ़कर बिना कुछ हासिल किए सिर्फ एजुकेशन के बाद वापस वहीं आ रहे हैं लोग। हुँ, हुँ। और जो कहते हैं कि आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, तो व्हाट आई एम रियलाइजिंग कि अब वो ना तो खेती-बाड़ी को अच्छे से महत्व देके काम कर रहे हैं, और ना ही वो अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और ये चीज़ हमारे समाज को और पीछे ले जा रही हुँ, हुँ। है। वहीं अगर थोड़ा लोगों में है कि हमारे पास खेती-बाड़ी तो है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम किसी से ही काम चला लेंगे। हुँ, बट हुँ। खेती-बाड़ी करने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, वो भी एक बिज़नेस है। कोई भी हुँ, बिज़नेस, कोई भी कार्य, जब तक हुँ, हम लगन से नहीं करें, उसके हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकते हैं, जो मिलने हुँ। चाहिए।
तो मेरा समाज के लोगों से यही निवेदन है कि अगर हम खेती बाड़ी भी कर रहे हैं तो उसको हम सही तरीके से करें, जो हमारी एजुकेशन हम बाहर से लेकर आए हैं उसको हम उपयोग करें, जितना एडवांस वे में करें और आगे बढ़ें। पर जो भी करें तो हम 100% मैंने जो रियलाइज किया है वो ये है कि हमारे यहाँ के लोग, मतलब सॉरी टू से, हम लोग बेकरी में ज्यादा रहते हैं। आई डोंट नो कि आपकी बेकरी है हमें कि हमारे पास जमीन की बात है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास जमीन है तो हम उसका सदुपयोग करें और हम ना केवल अपने जीविकोपार्जन बल्कि हम और लोगों को भी अगर उससे रोजगार दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम सिर्फ काम चलाओ स्तर का काम ना करके हम बेस्ट देने की कोशिश करें तो शायद हम बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। शायद इसका कारण ये होगा कि हम 1 या 2 फसलें भी लेते हैं और साथ में उसके साथ जो रोजगार धंधे हो सकते हैं शायद उस पे भी फोकस नहीं है, जैसा कि अभी आज की तारीख में कृषक करते हैं। बात करूं मेरे फादर इन लॉ की बात करूं तो जब मैं शादी होके गई तो मैंने सभी के मुंह से उनकी तारीफ सुनी और उनका सुना कि उन्होंने किस तरह से 25-30 लोगों के परिवार को ना केवल आगे बढ़ाया पढ़ाया बल्कि उन्होंने अपनी जमीन को भी बढ़ाया आगे। तो जब मुझे फिर मैंने जानने की कोशिश की भाई ऐसा क्या उन्होंने अलग किया एग्रीकल्चर में ही, बट एग्रीकल्चर में ही कैसे वो अच्छा कर पाए। तो उसका कारण ये था कि सिर्फ 1 या 2 खेती करना ही, 2 फसल लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कैश क्रॉप भी की और उस फसल को कहाँ पर बेचना है, किस मंडी तक ले जाना है। अभी तक हमारे यहाँ के लोग, पुराने लोग कहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ थे जो पहला ट्रैक्टर गुजरात से लेकर आए थे, उस एरिया में शायद पहला ट्रैक्टर आया था गुजरात से, जो वो तब कम्युनिकेशन भी उतना नहीं था, ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम्स थी, तो वो किस तरह से जाकर गुजरात से ट्रैक्टर लेकर आए। उस जमाने पे, आज से लगभग 35-40 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पर जो हमारे यहाँ की जो क्रॉप्स होती थी वो बॉम्बे सेल होने के लिए जाए। तो इस तरह की एग्रीकल्चर शायद उनके बाद उनके परिवार के कोई लोग भी नहीं कर पाए हैं। जैसा आपने बताया वही मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही थी कि अगर हम जो कर रहे हैं उसको हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि आज तो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, सब दूर इंफॉर्मेशन का ये दौर है, आईटी का दौर है और सब दूर मालूम होता है कहाँ पे क्या रेट है, कहाँ पे कौन सी चीज कैसे इनपुट की जो भी आदान का जो भी है सोर्स कहाँ कैसे मिल रहा है। और अब तो एफपीओ भी हमारे किसान बना रहे हैं, एफपीओ के रूप में भी बात आ रही है और मंडी एक्ट में भी जो सुधार आया है पूरे देश में आप कहीं भी उसको बेच सकते हैं। तो अब तो चेंज आया है, मगर उस समय अगर उन्होंने वो किया है तो वाकई उस चीज से प्रेरणा लेने की जरूरत है, उससे सीख लेने की जरूरत है हमारे आज के किसानों को। तो उन्होंने उनको उस टाइम पे काफी बेस्ट प्रोडक्शन के लिए अवार्ड्स भी मिले। वहां जब वो सीड्स आती थी उनकी, कहीं पंजाब हरियाणा से सीड्स आती थी और फर्टिलाइजर्स पर भी उन्होंने काफी रिसर्च की। उस टाइम पर ये सब मैंने सुना ही है। उसके बाद मैंने एक भी एग्जाम्पल अपने यहाँ देख नहीं पाई इस चीज का कि किसी ने उसको फॉलो किया हो। मिट्टी का परीक्षण करवाने के लिए वो कहाँ भेजते थे कि किस तरह से साइंटिफिकली हमें काम करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट लगन और अगर व्यक्ति में करने कर्मठता है तो ही वो व्यक्ति उसको कर सकता है, जो मेरे फादर इन लॉ ने जरूर किया था और उसके रिजल्ट्स उनकी नेक्स्ट पीढ़ी को देखने को मिला था। अब वापिस हम लोग थोड़ा पर्सनल सवालों पे भी लौटते हैं कि वो ये कि आप अपनी जॉब से यानी अपने काम से संतुष्ट हैं और किस तरह से, और जॉब में रहते हुए किस तरह के काम करने में आपको अधिक से आत्मसंतोष मिला, अधिक आत्मसंतुष्टि हुई? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मुझसे। शायद मुझे हर दिन जो मैं करती हूँ उससे एक अलग एनर्जी मिलती है और ज्यादा काम करती हूँ। जो हमेशा मेरा शुरू से टारगेट रहा है कि मैं पर डे एक ऐसा काम करूं जिससे जो व्यक्ति सालों से परेशान हो रहा है अपने उस
काम के लिए उसका वो रिज़ॉल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ एसडीएम हुँ, मेरा टारगेट रहता था कि मैं मैक्सिमम फील्ड में जाऊँ, लोगों की समस्याएँ सुनूँ और हुँ, मैं निराकरण कर सकती हूँ, वो मैं करूँ। तो हुँ, बट ऑब्वियसली चीज़ें हमें बहुत सैटिस्फैक्शन देती हैं। गरीब हुँ, लोगों का राशन कार्ड नहीं बनी है, उनको राशन नहीं मिल रहा है या हुँ, कोई व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है, उनकी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो उनको हुँ, हम कैसे आउट ऑफ वो जाकर रिज़ॉल्व कर सकते हैं, वो हुँ, मैंने हुँ, रिसेंटली अगर बात करूँ कि मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में रह के हेल्थ डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर को सुधारने का जैसे प्रयास किया है कि अ, अगर हम बाहर से देखते हैं हमें समझ में नहीं आता इंटरनल डॉक्टर्स के अंदर बहुत ही डिससैटिस्फैक्शन था कि उनको हाँ, हाँ, टाइम प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, उनके इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे हैं, उनकी एसीआर्स टाइमली नहीं जा रहे हैं। तो एक सस्टेनेबल को रिज़ॉल्व करना, ऑनलाइन एसीआर करना, उन्हें टाइमली इंक्रीमेंट्स दिलवाना, ये चीज़ें मैंने 1 डेढ़ साल में शुरू करी और हुँ, उसका रिज़ल्ट मुझे ये देखने में मिला कि वो सैटिस्फैक्शन जो उनकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल प्रोफेशन का है, वो फील्ड में दिख रहा है। क्योंकि हुँ, अगर हुँ, हम टाइमली चीज़ें अवेलेबल करवा पा रहे हैं, तो वो उसके उतना ही बेटर परफॉर्मेंस उनका फील्ड में हुँ, होना है। हुँ, तो हुँ, हुँ, बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं बट ये सैटिस्फैक्शन देती हैं और चूँकि प्रशासनिक सेवा में आपकी कलम, हुँ, आपकी फाइल हुँ, अहमियत रखते हैं और हुँ, उसके महत्व को मैंने समझकर कोशिश की है कि मैं अधिक से अधिक जब तक मैं जॉब में हूँ, लोगों को जहाँ हूँ, जैसे हूँ, उसमें अधिक से अधिक सैटिस्फैक्शन दे पाऊँ। उनका हुँ, सैटिस्फैक्शन मुझे सैटिस्फैक्शन देता है हुँ, एंड हुँ, हुँ, अ, बट ऑब्वियस मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह से जी सकती हूँ। हुँ, हुँ, जी, हुँ। बिल्कुल ठीक है। आपके इस लेवल से स्टार्ट करके भी आज की तारीख में हमारे कई पीएस और संभागायुक्त भी हैं, जो जी, राज्य प्रशासनिक सेवा से गए हैं। जी, तो आगे का जो पड़ाव है आपका वो बतौर कलेक्टर या उसके बाद, उसमें कुछ दिमाग में है कि किस तरह की योजनाएँ या किस तरह का काम सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, ओवरऑल एक मन जी, में जी। होता है कि जीवन में में इस तरह के कामों पे कुछ करना है। तो कुछ है मन में कुछ विचार? अ, अ, अभी थोड़ा बहुत तो मैंने इस बारे में सोचा है। मुझे लगता है कि कुछ नया करने की बजाय जो चीज़ें ऑलरेडी प्रिवेल कर रही हैं, उनको हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि योजनाएँ बहुत हैं, बट हुँ, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना, उनकी मॉनिटरिंग हुँ, प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो हुँ, इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो अनुभव में मैंने जो सीखा, रियलाइज़ किया है हुँ, हुँ, वो ये है कि हर दिन एक नई योजना आती है, बट उसका हुँ, फ़ॉलो अप नहीं होने की वजह से वो योजना बिना अपना रिज़ल्ट दिए ही खत्म हो जाती है। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं जहाँ भी कलेक्टर रहूँ इन फ्यूचर जहाँ भी मुझे एज़ अ कलेक्टरशिप काम करने का मौका मिले, तो वहाँ के सिस्टम को सस्टेनेबल इस तरह से डेवलप करना कि ऑटोमेटेड वे में चीज़ें हों हुँ, ठीक और उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। हुँ, हुँ, ये मेरी सोच है। हुँ, हाँ, हुँ, इसमें बहुत नई चीज़ें ऐड ऑन इसके साथ में होंगी भविष्य में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्योंकि योजनाएँ नई आती हैं, मगर पुराने सिस्टम पे मैंने देखा कि हमेशा प्रशासनिक अधिकारी जो काम पहले चल रहा हो, उसको जी, एक साइड रख के अपना कुछ एक-आध काम नए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उसको नाम मिले जी, और बाकी चीज़ें प्रायोरिटी से थोड़ा हट जाती हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है, देखने में जी, आया है। जी। और ट्रांसफर के बाद में वो स्कीम वहीं की वहीं रहती है। तो बिल्कुल। अब मेरा ये है कि नया कुछ करने की बजाय जो है अभी सिस्टम में, उनको ही अगर हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम जी, थोड़ा बात करें वापिस कि अपनी थोड़ी रुचि, अभिरुचि और जो शौक है, उसको वो क्या है और उनको पूर्ति कैसे करती हैं? उसपे कैसे कुछ काम कर पाती हैं? उसके लिए समय कैसे निकालती हैं? अब अभी मेरी हॉबीज़ पर शायद मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। बट हुँ, फिलहाल क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ ये है कि मेरी बड़ी बिटिया अभी 10 साल की है, छोटी 6 साल की है सॉरी हुँ, 8 साल की है।
तो उनको मैं एक क्वालिटी टाइम दे पाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही अभी मेरी हॉबी है, मेरी रुचि है। उनको मैं प्रॉपर जितना टाइम मिल पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है, बट स्टिल जितना टाइम है उनको हम एक प्रॉपर गाइड कर पाएँ कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। रिटायरमेंट के बाद मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैं बच्चों को समय नहीं दे पाई, या मुझे बच्चे बड़े होके ये कहें कि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता था। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जितना भी मेरे पास टाइम मैं स्पेयर कर पाऊँ होता है, वो मैं बच्चों के साथ और फैमिली के साथ स्पेयर करूँ, और एक उनको भी दिशा देना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। तो समय के साथ हॉबीज चेंज होती हैं, दिस इज ओनली माय हॉबी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सवाल हमेशा हमारे ज़हन में होता है कि करियर में आगे कैसे करना है, मिड लेवल के लिए ट्रेनिंग में आप ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ साउथ कोरिया या अन्य देशों में भी गए हैं। जी। और इसके बाद जब वो लौट के आते हैं, फिर सोचते हैं कलेक्टर के नाते क्या करेंगे, सभा का आयुक्त या पीएस होंगे, सेक्रेटरी होंगे तो क्या करेंगे? लेकिन मैं उससे भी आगे का सवाल पूछता हूँ कि जब एक भरपूर अच्छा जीवन, एक अच्छा प्रशासनिक करियर करने के बाद रिटायरमेंट की लाइफ को किस तरह से जीना चाहेंगी? और उसको वो समय कैसे गुज़ारना चाहेंगी? कैसे और किन लोगों के साथ? और उसको लेके भी कभी कुछ ख़्याल आया है क्या मन में? बहुत बार आया है। मैं और मेरे हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आज की लाइफ स्टाइल में बहुत जल्दी बच्चे बाहर निकल जाएँगे। आफ्टर रिटायरमेंट हम दोनों ही प्राणी घर में बचेंगे, तो हम कैसे मैनेज करेंगे कि इतनी बिज़ी लाइफ होने के बाद अचानक से एक वैक्यूम आएगा। तो एक छोटा-सा प्लान हम लोगों के मन में है कि जो हमारा घर है, मनीष सिब्बी मालवा और चौकी गवां के हम लोग रहने वाले हैं। तो वहाँ हम एक जो हम लोगों ने रियलाइज़ किया है हम दोनों ने कि एक सिस्टम होने की वहाँ पे ज़रूरत है। तो स्कूल खोलने का हमारे दिमाग में है कि हम एक स्कूल पहले से प्लान करेंगे। जो मोस्टली चैरिटी बेस्ड रहेगा, जहाँ बच्चों की काउंसलिंग छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, युवा से लेकर अगर पेरेंट्स भी हैं तो हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग दे पाएँ, और स्कूल एजुकेशन का लेवल इस तरह का हो कि जो अभी सेट पैटर्न है उससे हटकर लोगों को जॉब तक दिलाना। इस कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमने जो रियलाइज़ की है कि हम बहुत भौतिकवादी होते जा रहे हैं। जहाँ हम एथिक्स और धार्मिक चीज़ों से थोड़ा कट रहे हैं, हमारा समाज भी कट रहा है। तो उसके साथ-साथ हम कुछ रिचुअल्स की साइड भी जाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से धार्मिक एक दिमाग में ये आया था कि हम जो ओम शांति और इनका जो उनका वो है वहाँ पर एक एस्टैब्लिश करें, और लोगों को कुछ उसके बारे में भी, धार्मिक या एथिक्स के बारे में भी बात करना, उसके बारे में भी बताना, समझाना आज की डेट में ज़रूरी हो गया है। कोई व्यक्ति नैतिक करता है तो उसे आज की डेट में उपहास में ले लिया जाता है। जबकि जब हम जितना करेंगे उतना हम अपने व्यवहार में उनको ला सकते हैं। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने की थी, और हमारा प्लान है कि बिफोर रिटायरमेंट ये काम चालू कर देंगे और आफ्टर रिटायरमेंट तक हम उन चीज़ों को एस्टैब्लिश कर पाएँ, ऐसी सोच रखते हैं अभी। में चतुर, चालाक और करार लोगों को बड़ा सफल और अच्छा माना जाता है। पर आपने बात की कि एथिक्स पे काम होना चाहिए, एथिक्स की बात आपने कही। तो उसको लेके कुछ विचार मन में आते हो, थोड़ा-सा एथिक्स के बारे में बताएँ? क्योंकि तो लोग तो देखा है कि पावर, पैसा और नाम, इज़्ज़त इस पे ही फ़ोकस होता है। एथिक्स को लेके लोग बात नहीं करते हैं आज के ज़माने में। जो मैंने अपने प्रशासनिक अनुभव किया है प्रशासनिक उसमें, वो ये देखा है कि बहुत अधिक पैसा होना, बहुत सफल होना, ज़रूरी नहीं है कि अगर व्यक्ति प्रशासनिक उसमें सफल है, तो वो अपने पारिवारिक जीवन में भी सफल हो, साथ ही साथ
वो खुद भी सेटिस्फाइड हो। तो सेटिस्फेक्शन जो आता है वो इस चीज से आता है कि हम कितने इनर पीस हमारे अंदर है। वो इनर पीस तभी आती है जब हमने किसी तरह का छल कपट ना किया हो लोगों से, किसी तरह की चीटिंग ना की हो, किसी को हमने हरास ना किया हो बहुत ज्यादा। और ये मतलब मेरी सोच है कि अगर हमने दिन में एक झूठ बोला है तो झूठ हमें वही अगर हमारी भी और हम इसको रियलाइज करके सच पे बात करें तो शायद हम कभी परेशान नहीं होंगे। 15 साल में कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर रहा हो, बट कभी ऐसा नहीं हुआ मैं हमेशा कम स्लीप लेती हूँ। उसका रीजन मुझे तो लगता है वो यही है कि क्योंकि मैं अपने कार्य के प्रति ईमानदार हूँ और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती हूँ। किसी को मैंने बुलावे में नहीं रखा कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये तुम्हारा ना होते हुए भी मैं अगर मैं किसी को ये कहूँ कि नहीं तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मैंने आज तक नहीं। तो मुझे लगता है ये चीजें मुझे सेटिस्फेक्शन देती हैं और शायद यही चीज हम जी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या हम परिवार चला रहे हैं, पैसा या नाम शोहरत एक सेकेंडरी चीज है। इनर पीस इज मस्ट, तो होना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा इस चीज को डिस्कस करते हैं, रियलाइज करते हैं और कोशिश प्रयास हमारा हो सकता है आगे जो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लवंशी जी न्यायिक सेवा में है तो उनको अब इस लेवल पे तो कभी नहीं बुलाएंगे, पर जब वो कभी हाई कोर्ट लेवल पे आएंगे तब हम उनको बुलाना चाहेंगे कि तब वो खुल के भी बोल पाएंगे। और मुझे लगता है जब डीजे का पार कर जाए और हाई कोर्ट जस्टिस जब कभी रहें तब हम बात जरूर करना चाहेंगे। विजय जी हमारे एडमिन कुछ अगर सवाल पूछना चाहते हैं या धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैडम से उनके बारे में जानना चाहता हूँ जी। कि एक राम जी है जो आपके निर्दोषी जी जो बहुत बड़े कवि हैं हमारे, उनके पीए भी हैं। उनका एक क्वेश्चन है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है? जी, आयुष्मान योजना चूंकि मैं अभी वो भी देख रही हूँ एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं हर जिले में, हर जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उनके पास में पूरी लिस्ट है कि कितने पात्र हितग्राही हैं। 2011 में एससीसीसी की गणना हुई थी, उसमें जो लिस्टेड लोग हैं वो इस योजना के हितग्राही हैं, एज वेल एज एनएफएसए कार्ड जिनके पास है, जिनके पास में खाद्य पात्रता पर्ची है, वो भी इस योजना के हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही हैं। वो भी अपना कार्ड समग्र आईडी के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर 30 रुपए देकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरी चीज है कि रिसेंटली हमने लोक सेवा केंद्र को भी इस योजना, इस कार्ड बनाने के लिए एंटाइटल कर दिया है और अब हम किसी भी लोक सेवा केंद्र में जाकर अपना समग्र आईडी देकर ये जानकारी ले सकते हैं कि क्या हम इस योजना में पात्र हितग्राही हैं और हमारा कार्ड वहां से बन जाएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, एक दर्शक से पूछा हुआ, एनसीसी करने वाले व्यक्तियों के लिए जॉब की क्या व्यवस्था, जॉब की क्या चांस है? एनसीसी अगर हम देखें तो नेशनल क्रेडिट कॉर्प, उसका जो मूल मंत्र है वो है अनुशासन। एनसीसी हमें सिखाता है डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन हमें काम आता है। मैं भी एक एनसीसी कैडेट थी, तो वहां मैंने हार्डवर्क सीखा, डिसिप्लिन सीखा, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना सीखा और एनसीसी के जो कैंप्स वगैरह किए वहां से मैंने लीडरशिप सीखी, कैसे हमें ग्रुप में काम करना चाहिए, ये चीजें मैंने सीखी और ये चीजें मुझे आगे अपनी तैयारियों में काम आई और मैं अच्छा बेहतर इसमें कर पाई। तो पहली चीज तो एनसीसी हमें ये सिखाता है और इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरा ये है कि एनसीसी में के कैडेट्स को कुछ परसेंटेज का किसी किसी योजना में, किसी किसी पोस्ट पर
कुछ 5% का कुछ मार्जिन दिया जाता है। आई एम नॉट श्योर कि क्या मार्जिन होता है उसमें, बट एनसीसी आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सहयोग करता है। हाँ मैम, एक क्वेश्चन मेरा है, आपके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए अनेक बार आपको सम्मानित किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएं और इसके पीछे की कहानी कोई बताएं। जैसा अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि हमने अपने सब डिवीजन को ओडीएफ किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें सम्मानित किया गया था। हरदा जिले में जब मैं थी पोस्टेड, तो वहां पर जब स्ट्रैटेजी प्लान हो रही थी कि हमें किस स्ट्रैटेजी से चल के ओडीएफ करना है, तो जो टिम्बरनी सब डिवीजन था उसकी जो एक तहसील है रहटगांव तहसील, उसके मैक्सिमम गांव थे वो ट्राइबल थे और फॉरेस्ट विलेजेस थे। तो टिम्बरनी सब डिवीजन को सबसे साइड में रख दिया गया कि सबसे आखिरी में हम टिम्बरनी सब डिवीजन को टारगेट करेंगे ओडीएफ करने के लिए। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा चुभ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा सब डिवीजन सबसे पीछे हो जाए। तो फिर हमने अपनी टीम के साथ में एक इंटरनल स्ट्रैटेजी प्लान करी कि हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे फॉरेस्ट विलेजेस, उसको ही हम अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं। और उन फॉरेस्ट विलेजेस पे ही हमने सबसे पहले जोर देकर उन पर काम करना चालू किया। और शायद 6 से 8 महीने के अंदर हमने सबसे पहले हरदा जिले के टिम्बरनी सब डिवीजन को ओडीएफ कर दिया। तो इसके बाद इस स्ट्रैटेजी में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्ट्रैटेजी बनी थी, उसमें ये था कि जो सब डिवीजन सबसे पहले ओडीएफ होगा उसके एसडीएम को 50,000 रुपीज का अवार्ड दिया जाएगा। तो वो मुझे मिला। तब मुझे बहुत ही इस तरह की भावना मेरे अंदर आई कि क्या ये मेरा अकेले का एफर्ट था जो मुझे अकेले दिया जा रहा है। तो मैंने वहीं उसी मंच से इस चीज की घोषणा की सीएम साहब के साथ में ही कि ये मेरा अकेले एफर्ट नहीं है, ये हमारी टीम का एफर्ट है और इस राशि का उपयोग हम एक बहुत अच्छे काम में करेंगे। और हालांकि राशि बहुत छोटी थी, फिर हमने हमारी तहसील का जो कार्यालय था उसमें इस 50,000 की टोकन मनी से स्टार्ट करते हुए हमने लगभग 10, 12 लाख, 15 लाख रुपए इकट्ठा करके उस तहसील का पूरा रिनोवेशन करवाया। और इसके साथ ही एक और एक्सपीरियंस मेरा जुड़ा हुआ है कि हमने एक योजना स्टार्ट की थी जिसको माननीय पीएम साहब थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपनी मन की बात में लिया था। रक्षाबंधन आने वाला था और हमें फंड की कमी हो रही थी कि जो गवर्नमेंट से फंड मिलना था, हमारे ओडीएफ के टारगेट डेट से हम पीछे जा रहे थे। तो हमने योजना बनाई कि जो भी व्यक्ति अपनी बहन बना के उसके लिए एक गिफ्ट में, रक्षाबंधन में गिफ्ट में उनको वे इसका उपहार देंगे, टॉयलेट बना के देंगे और उनका वो एक उपहार होगा। तो इसको भी हमने एक टारगेट लिया और चूंकि उस टाइम पे कॉस्ट लगभग 12,000 थी एक टॉयलेट निर्माण की, और हमने लगभग 450 भाई बनाए जिन्होंने, इट वॉज अ बिग नंबर। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं 450 इंटू 12,000, तो हमने इतनी राशि के टॉयलेट्स बना के शासन को उतना लाभ पहुंचाया था। तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये चीजें प्रशासनिक सेवा में बहुत हाईलाइट नहीं होती हैं, बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन इससे जो मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमारी टीम ने इसको बहुत सेलिब्रेट किया था। और वो टीम आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई है और वहां के ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक आज तक हमसे जुड़ी और हम लोग उन चीजों को लगातार बीच बीच में शेयर करते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है इन चीजों। आप इस जॉब में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। आपने कार्यकाल की यादगार घटना जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती है, और भी कोई ऐसी घटना जो घटनाएं तो बहुत सारी हैं, आए दिन कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है। मैं कोरोना काल के ही टाइम का आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि हमारी टीम पूरी चेंज हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट के शायद हम 1 या 2 ही लोग बचे और बाकी पूरी नई टीम हमारे साथ में ज्वाइन हुई कोरोना काल के टाइम पर। और उस टाइम पे हमारे
प्रमुख सचिव और हम लोगों का ने एक बड़ी डिफरेंट टाइप की चीज एक्सपीरियंस की कि जहाँ एक प्रशासनिक सेवा में रहते हो, हमारी आदत हो जाती है कि हम गाड़ी से उतरते हैं, हमारे पीछे एक प्यून आते हैं, हमारा सामान लेकर ऑफिस के अंदर तक ले जाते हैं। वही मैंने प्रमुख सचिव से लेके इसे सभी को, और चाहे मैं ही हूँ, हम लोगों को देखा कि हम खुद ही गाड़ियां ड्राइव कर कर आ रहे हैं। हम खुद ही अपना लैपटॉप, बैग, पानी की बोतल लेकर ऑफिस में पहुंचते हैं और एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरह हम लोगों ने यह रियलाइज किया कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे। और वो कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि नहीं, आपकी हकीकत क्या है। जी। तो इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत से लोगों को डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, बट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने हमें रियलाइज करवाया, हर किसी की वैल्यू हमें रियलाइज हुई इस टाइम पर कि हमारे सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति की कितनी अहमियत है वहां। तो ये मैंने रियलाइज किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समाज के युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगी या किस प्रकार से मार्गदर्शित करेंगे कि वो समाज में तरक्की कर सकें और अपना मुकाम हासिल कर सकें? चाहे वो हमारे युवा वर्ग हो, चाहे हमारे समाज की महिलाएं हों, चाहे हमारे समाज की बच्चियां हों, सभी के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हमारा टारगेट हमने फिक्स किया है, अगर हमारा उद्देश्य या हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमें ये बनना है या हमें ये करना है, चाहे वो हमारे कैरियर से रिलेटेड हो, एक गृहिणी के लिए, एक उसके परिवार के लिए संबंधित कोई भी लक्ष्य हो, जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% नहीं देंगे, हम अपना 100% मेहनत, योगदान और एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तब तक हमें हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तो मेरा इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप कोई भी लक्ष्य डिसाइड करें, उसको प्राप्त करने के लिए अपना 100% दें, वरना आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो और उसके बाद शायद हमारी दिशा हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। अगर हम उस लेवल बनाना चाहते हैं तो हम बहुत नहीं कर सकता जितना अंध समाज। इसको इसके क्या कारण आपको नजर आते हैं? उसको सुन नहीं पाए। लोग हेलो मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम म्यूट है, यहाँ पे भी म्यूट ओपन करिए। हेलो। हाँ, आपका हेलो, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी मैडम। जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। मैं रिपीट करता हूँ, क्या कारण लोधी उस गति से तरक्की नहीं कर सका जितना अंध समाज? इसको दूर करने के क्या उपाय है? इसका क्या कारण आपको नजर आता है? जो मेन मैंने महसूस किया है वो ये है कि शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है ही कि शिक्षा ना होने से लोग जागरूक नहीं हैं, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है कि हमारे समाज के जो लोग जागरूक हैं, जो लोग संपन्न हैं, जो लोग सक्षम हैं, जिनको आगे आके समाज के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए, वो उसमें शायद मैं भी एक शामिल हूँ। मैं भी इस चीज को रियलाइज करती हूँ कि मुझे भी आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए, पर हम उतना एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं या संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमें समय समय पर बहुत से हमारी संस्थाएं, जैसे आप, ये एक बहुत
ये जो मंच है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है लोगों को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे प्रयास लगातार होते रहना चाहिए और हमें जहां मौका मिले वहां पर समाज को सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वो एक जागरूकता की कमी अभी तक रही है और जो धीरे धीरे आ रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि हम अन्य समाज की बजाय थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। मैडम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम, आपने जीवन रूपी यात्रा में बहुत से खट्टी एवं मीठे अनुभव की अनुभूति की होगी। आपके मन में हमारी समाज के लिए क्या परिकल्पना है या आप हमारे समाज को कैसा देखना चाहती हैं? इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आप क्या करना चाहती हैं या हम सबको क्या करना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है कि इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत स्ट्रगल हमें करना पड़ता है और जो मैंने भी किया है। कई बार हमें अपने ही विचारों से लड़ना पड़ता है, कभी हमें अपने परिवार वालों के विचारों से लड़ना पड़ता है, कभी हमें समाज के विचारों के साथ भी जूझना पड़ता है और लगातार इन चीजों को हम मैंने फेस किया है और कोशिश ये की है कि हमेशा हम अपने कर्तव्यों से, अपने कामों से, अपने कर्मों से लोगों को जवाब दें, ना कि हम अपने शब्दों से। और एक एग्जाम्पल सेट करें कि ताकि लोगों को खुद ही रियलाइज हो कि नहीं, ये चीज जो मैंने कही थी वो गलत थी और होना ऐसा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन सर, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, बहुत धन्यवाद। सभी प्रश्नों के बहुत बखूबी आपने जवाब दिए और मेरा ख्याल है बहुत परिपूर्ण सारी जानकारी और जो जवाब आपने दिए हैं वो समग्र समाज से जुड़े, चूंकि आप हमारे बीच में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और हमारे सवालों का जवाब भी दिया, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया के लिए मैं धन्यवाद। और विजय जी से हमारे ग्रुप और लोग भी जुड़ी हुई ये संस्था, तो आप सभी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें, आभार व्यक्त करें। जी, आप आलोक जी, मैं सुन नहीं पाई, बीच में वॉइस क्रैक हो रहा था आपका। जी, आज का जो ये काम है वो फेसबुक समूह जो है जागो लोधी समाज का श्री विजय जी की हमारी, और चूंकि ये आज का जो कार्यक्रम है इसमें आलोक संस्था जो है श्री अतिबल सिंह जी राजपूत की, वो भी हम लोग जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम एक तरह से संयुक्त कार्यक्रम है। तो मैं विजय लोधी जी से आग्रह करूंगा जो इस ग्रुप के एडमिन है जागो लोधी समाज के, कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें, आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। मैम, मैं आपका जागरूक समाज के 1.5 लाख सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जागरूक समाज मंच पर आई और हमारे दर्शकों को, हमारे नौजवानों को मार्गदर्शन किया, अपने अनुभव उनके साथ शेयर किए और हमें लगता है कि आपके जो अनुभव हैं वो समाज को आगे ले जाएंगे, उनको सफल बनाएंगे। आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आलोक इस संघ का, क्योंकि मुझे एक मौका मिला समाज के लोगों से जुड़ने का, उन तक अपनी बात पहुंचाने का। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये मौका आपने दिया और मुझे इस लायक समझा उसके लिए। और समाज के किसी भी कार्य के लिए मेरी आवश्यकता हो, मैं बिल्कुल, और आगे भी मैं जुड़ी रहूंगी आप लोगों के साथ में और आप लोगों का हमेशा मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है और आगे भी मेरा प्रयास है कि मैं जो बेस्ट कर पाऊं। आप लोगों के सहयोग से मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।